आवाज़ मैंने ओपन नहीं करी थी तो इसलिए नहीं आ रही थी। ओपन कर दी तो आ रही होगी आपको, लेकिन नहीं। सर प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउड। ओके, आई विल ट्राई। अच्छा जी, बात करने के लिए जा रहे हैं हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट की। हीट की जब बात की जाए तो हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से, लेकिन जनरली अभी तक हमने उसका कोई फार्मूला आपके सामने नहीं रखा कि डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमने उसकी एक कंडीशन तो आपको बता दी, लेकिन उसका एक कोई पर्टिकुलर फार्मूला हमने आपको ड्राइव करके नहीं दिया। उसका रीज़न ये था कि फार्मूला जो हीट का है उसकी पॉसिबिलिटीज़ दो बन सकती हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले नंबर वन, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो कितना है 1 किलोग्राम, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है। अच्छा चलो ये भी कह लेते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है थर्मामीटर के साथ, ठीक है। और इस थर्मामीटर का जो इस वक्त टेम्परेचर शो हो रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट्स से, और इसका जो टेम्परेचर वो भी कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो मैंने इसको हीट देना शुरू किया, ठीक है। और थर्मामीटर जो है इसके ऊपर मैंने अपनी नज़रें रखी हुई है, जमाई हुई, और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री या नहीं, कितनी देर में होता है, कितनी हीट लेने के बाद ये अपना 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, हमें ये देखना है। तो हमने क्या करा, जो थर्मामीटर हमने अटैच किया हुआ था, हमारी नज़रें इस थर्मामीटर पे थी और हीट हमने देना इसको शुरू कर दी। जो हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेट्स से थोड़ी देर के बाद, और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 से कितना हो जाता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब मैंने क्वांटिटी ऑफ हीट चेक करी तो पता चला मैंने 200 जूल ऑफ हीट जो है इसे प्रोवाइड करी थी, जिसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ था। अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आता हूँ और इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी देर में बढ़ेगा। तो पता चलता है कि ये 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है जब मैं इसको 600 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर एक बात देखी जाए हीट के एतबार से, एक ऑब्जेक्ट को मैंने हीट 200 जूल प्रोवाइड करी और उसने अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर लिया, और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने 600 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड करी। तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज़ के लिए जो हीट मैंने 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को प्रोवाइड करी, ये इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बन गई। अब इस बात की गारंटी है कि मैं अब अगर इसको 200 को दोबारा हीट दे के 400 कर दूंगा, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 200 पे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लेता है। अनदर 200 अगर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, दैट्स मीन कि हम 400 कर देंगे, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। तो हमने जो हीट है उसके बारे में आइडिया ले लिया कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। इस हीट को नाम दिया गया स्पेसिफिक हीट का, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। और यूनिट मास से यहाँ मुराद है कि आपने जब मास लेना है तो कंपैरेटिवली दोनों का एक जैसा मास कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि आप एक तरफ जो ग्राम के अंदर ले रहे हैं मास, दूसरे किलोग्राम में ले रहे हैं। 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो 2 किलोग्राम ले रहे हैं, 5 ग्राम ले रहे हैं तो 10 ग्राम ले रहे हैं। आपने इक्वल अमाउंट ऑफ मास लेना है, जिसको हम कहेंगे यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन कह लो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों स्टैंडर्ड है। अब अपने सेंटीग्रेड तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर की बात की जाती है तो सेंटीग्रेड भी आपका स्टैंडर्ड में ही आता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है सेंटीग्रेड का और केल्विन का। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है तो आप भले सेंटीग्रेड ले लें या केल्विन ले लें, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट की बात। अब स्पेसिफिक हीट जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे डिपेंड किस पे करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर मौजूद है और मेरे पास 200 लीटर ऑफ वाटर मौजूद है, मैं इसको भी हीट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको भी हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके ख़्याल में इन दोनों में से, दोनों वाटर हैं, ठीक है, दोनों में से किसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा 1 डिग्री और किसका देर से होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा पानी जो है उसको हीट करेंगे तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में टाइम लेगा, और जो अगर कम वाटर अगर आप लेंगे और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ एक बात समझ में आती है, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के।
अगर आप ज़्यादा मास लेकर आ जाएंगे तो आपको हीट भी ज़्यादा देनी होगी, उसका एक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। कम मास होगा तो आपको हीट भी कम देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हीट और टेम्परेचर का रिलेशन, तो वैसे ही डायरेक्ट होता है। जैसे जैसे आप हीट देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इनका रिलेशन तो ऑलरेडी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसकी मदद से अगर हम हीट का फार्मूला ड्राइव करें तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required raising the temperature of a unit mass of a substance by 1 Kelvin और सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मैं उसको q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो और उसका मास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इक्वेशन 1 के एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m एंड डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये ऊपर वाली हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाली हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ये सीख रहा। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डेल्टा टी। यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल्स टू का साइन आता है, तो इक्वल्स इनको करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसकी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको टाइम लगेगा अपना टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने में। यही वजह है कि जो वाटर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगहों पे हीट को नॉर्मलाइज करने के लिए। जैसे कार वगैरह के अंदर आप पानी डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि कार का जो इंजन है वो जल्दी हीट अप हो जाता है। ठीक है, और अब वो हीट प्रोवाइड बाहर अगर नहीं कर सकते तो उसके साथ हम वाटर को अटैच कर लेते हैं। वो वाटर जो होता है वो उससे हीट एब्जॉर्ब करता है, उसका 1 डिग्री तो देर से बढ़ता है। तो अगर उसका 1 डिग्री देर से इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से आपकी कार का जो टेम्परेचर है वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगा, उसको रोकेगा। तो ये एप्लीकेशन के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जनरली देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट जिसकी कम होगी वो ख़तरनाक है, जल्दी हीट अप हो जाएगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी वो देर से हीट अप होगी। और स्पेसिफिक हीट हम किसे कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। ये आपने देखा होगा लोग होते हैं, ये किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को देर से गुस्सा आता है। तो अगर आपको किसी को गुस्सा दिलाना है, आपको मालूम है कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप उससे थोड़ी सी बात करो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो उसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, उसकी जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है ना वो बहुत कम हो। और दूसरा बंदा जिसको आप बहुत कुछ बोल रहे हैं फिर भी उसको गुस्सा नहीं आ रहा, तो उसकी स्पेसिफिक हीट जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। तो ये जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप उनको कुछ भी बोलते हैं उनको शर्म नहीं आती। लेकिन एक आम बंदा जो है उसको अगर आप थोड़ा सा वैली करें तो उसको थोड़ी सी गैरत आ ही जाती है। तो उस लिहाज से स्पेसिफिक हीट हर सब्सटेंस की अलग होगी और ये वेरी करेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको हमेशा पेपर में गिवन होगी। हाँ, वाटर की गिवन नहीं होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है तो वो याद करनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी याद करनी पड़ जाती है, जैसे 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसकी यूनिट जूल किलोग्राम केल्विन क्यों है, क्योंकि देखें हीट की यूनिट क्या है जूल, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, और डेल्टा टी को आप केल्विन में मेजर करें तो केल्विन, सेंटीग्रेड में करें तो सेंटीग्रेड, फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा टी चाहे सेंटीग्रेड में होगा केल्विन को बराबर है। ठीक है जी। अब जब हमने बात करी गैस की तो हमारे लिए मसला है, क्या मसला आया कि गैस को हम मास में नहीं मेजर करते, हम उसको नंबर ऑफ़ मोल में मेजर करते हैं। और ये बात हमें बताई थी किसने, एवोगाड्रोस ने। एवोगाड्रोस ने हमें एक बड़ी अच्छी बात एक्सप्लेन की थी और वो ये थी कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 मोल मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरफ मेरे पास 1 मोल मौजूद है ऑक्सीजन का, तो एवोगाड्रोस ने मुझे बात बताई थी कि 1 मोल चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो चाहे 1 मोल ऑक्सीजन का हो, दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो Na होगी। और Na की वैल्यू क्या थी, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इक्वल गैस लूँ, अगर मैं इक्वल सॉलिड लूँ तो मैं मास ले लूँगा, 1 किलोग्राम में कॉपर ले लूँ, 1 किलोग्राम में आयरन ले लूँ, वो 1 किलोग्राम ही होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इक्वल अमाउंट ऑफ गैस लूँ तो किलोग्राम में मसला हो सकता है। उसके लिए मुझे चाहिए मैं मोल ऑफ अ गैस लूँ। अगर मैं 1 मोल गैस लूँगा तो उसमें भी इतने ही पार्टिकल होंगे, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ले लूँ चाहे मैं ऑक्सीजन की ले लूँ। तो इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम को मोल में।
और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से बन गया ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कोई लंबा चौड़ा फ़र्क थोड़ी आया। पहले आपने मास लिया था 1 किलोग्राम, अब आपने एक मोल लिया है 1 मोल। तो होगा तो वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बढ़ाना होगा। तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, अब हो गया 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ाना तो 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो आपका कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ शुरू में मोलर ऐड हो जाएगा, तो वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फार्मूले में क्या चेंज आएगा, फार्मूले में जहाँ पर m आ रहा था जो कि मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब m की जगह पे आ जाएगा n जो कि नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फार्मूले से देख लें अगर हम इसको, तो समझ में आता है कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर c के बजाय आएगा mc, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक गलती और है, एक तो ये है कि इसका नाम होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इस वजह भी हीट नहीं होगी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। दूसरा, यहाँ पर हम मास नहीं लेते, हम नंबर ऑफ मोल लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे इफ़ एन नंबर ऑफ मोल absorbs heat Q and its temperature rises by delta T, then heat supplied is proportional to the number of mole and the heat supply is proportional to delta T। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। उस लिहाज से अब इसकी यूनिट भी चेंज होगी, क्योंकि मास आ रहा था तो किलोग्राम था, मोल आ रहा है तो मोल आ जाएगा। जैसे कि क्यू की जगह आके आपने जूल लिख दिया, एन की जगह आपने रख दिया पर मोल, और डेल्टा डी की जगह रख दिया केल्विन या सेंटीग्रेड, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपकी कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इससे हमारी जान छुटी रही थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की दो कंडीशंस आ गई। वो कंडीशंस क्या आ गई कि अगर मेरे पास 1 मोल गैस मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कितनी है गैस, 1 मोल है, और यहाँ पर भी मेरे पास सेम अमाउंट की 1 मोल गैस मौजूद है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं, दोनों मेरे पास 1 मोल मौजूद हैं। मैं आपसे कहूँ कितनी हीट के बाद ये अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे भाई इक्वल हीट क्यों लेंगे ना, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 1 मोल है, वो भी 1 मोल है। तो अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का एक जैसी हीट के ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक बॉक्स यहाँ पर रखा है, लेकिन ये ऊपर मूव हो सकता है, ठीक है, पिस्टन इज़ फ्री टू मूव, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी तरफ अगर मैं पिस्टन को ही फिक्स कर दूँ, इसको मैं मूव ही ना हो, ठीक है, एकदम फिक्स है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। जो प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, और जो प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है उसका नाम क्या है। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था। जो प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको हम कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, और जो प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है हम उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखें, आइसोबेरिक में कंडीशन कुछ और है और आइसोकोरिक में कंडीशन कुछ और है। ऐसा क्यों है, ज़रा ये भी देख लें। अगर मैं आपसे पूछूं आइसोबेरिक की इक्वेशन क्या थी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ड्राइव करी थी, किसी को याद है? जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी वो थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। यानी कि जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ आइसोबेरिक प्रोसेस में, उसमें से कुछ हिस्सा तो जा रहा है वर्क डन में, और कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, और इसी की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। याद रखना, इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरी तरफ अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो इसका फार्मूला था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी कि वर्क डन में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ज़ीरो था, तो सारी की सारी जो हीट मैं दे रहा हूँ उससे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाएगा या कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर जल्दी चेंज होगा। दो कंडीशंस हैं, मैंने आपको बता दी। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड हैं गैस के एतबार से, दोनों का 1 मोल मेरे पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि एक को मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करवाया, दूसरे को मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे। तो किसका 1 डिग्री जल्दी
इंक्रीज़ हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बढ़ जाएगा आपके ख्याल में? कांस्टेंट वॉल्यूम का या कांस्टेंट प्रेशर का? कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितनी भी हीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसका टेम्परेचर चेंज करने में जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ हीट वर्क डन में जा रही है और कुछ हीट से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसीलिए जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात आई तो हमारे पास दो सिचुएशन हो गई, एक हो गई कांस्टेंट प्रेशर की और एक हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो अब हो सकता है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हो सकता है वो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हो, तो हमें दोनों को अलग तरीके से देखना होगा। दोनों सेम तो नहीं है, जब सिचुएशन मैंने आपको बताया डिफरेंट हो गई तो दोनों अलग हो गई। तो इसीलिए हमें दो टाइप बनानी पड़ गई। एक हो गई आपकी सेम नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, वो भाई कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। सिर्फ लास्ट में आप सिचुएशन को, जो आप कर रहे हैं जिस सिचुएशन पर आप हैंडल कर रहे हैं उस सिचुएशन को ऐड कर देंगे। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं तो लास्ट में कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो लास्ट में कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगी। यही डेफिनेशन आपको नज़र आ जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे कि सामने दी हुई। दूसरा दो चेंजेस आपके आएंगे मेजर। नंबर वन, एक तो डेल्टा क्यू को आप कह रहे थे हीट जो आप सप्लाई करें, लेकिन क्योंकि आप कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो आप इसको डेल्टा क्यू पी कहेंगे। और दूसरा स्पेसिफिक हीट की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होगी, तो इसलिए इसको कहेंगे सी पी, विच रिप्रेजेंट कांस्टेंट प्रेशर। और सी वी की बात की जाए तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि नंबर ऑफ मोल तो हमने सेम लिए हैं, डेल्टा टी 1 डिग्री ही चेंज होगा, तो बाकी की चीज़ों के साथ कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस के एतबार से दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपका हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे आप सप्लाई कर रहे हैं और आपका स्पेसिफिक हीट जो कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अलग होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अलग होगा। जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया है कांस्टेंट प्रेशर को, एग्जैक्टली सेम वे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो चेंजेस आप पाएंगे वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, डेल्टा क्यू भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास आता है एक सवाल कि आपसे कहता है कि मेरे पास है ये आइस, और इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ हीट। आइस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी? वाटर का मैं आपको बता देता हूँ। वाटर का अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको 4200 जूल हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। और अगर मेरे पास आइस मौजूद है और मैं आपसे कहूँ बताएं आइस का मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, कोई बता सकता है? वाटर का मैंने आपको बता दिया। आप सारे जहान की हीट भी ना आइस को दे दें और आइस से कहें कि अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लो, तो वो कभी नहीं बढ़ाएगी। उसका रीज़न पता है क्या है?
आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसने 0 से बढ़ा लिया और 1 डिग्री कर लिया, फिर वो आइस नहीं रहेगी, वो वाटर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जितनी मर्ज़ी हीट प्रोवाइड कर लूँ आइस को, उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होने वाला, उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही रहेगा। हाँ, जो मैं हीट दे रहा हूँ, अब कोई ये समझे कि वो ज़ाया हो रही है, तो ये बात भी गलत है। वो हीट जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो उस हीट से आप ये कह लें कि टेम्परेचर चेंज होगा, या उस हीट से स्टेट चेंज होगा। वो हीट आपकी ज़ाया नहीं होगी। लेकिन जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, उस हीट को हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर रेज करने के लिए तो ये हीट हमें रिक्वायर्ड होती है, तो ये हीट हो गई स्पेसिफिक हीट। तो जहाँ स्टेट चेंज हो रही है, वहाँ टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे? तो उस हीट को नाम दिया गया लेटेंट हीट। और फिर उसका फार्मूला भी इसी के एतबार से बनाया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं और उससे उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है। अब स्टेट चेंज होने की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है मेल्ट होकर, इसको हम कहते हैं कि वो फ्यूज़ हो रहा है। तो इसका नाम पड़ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी तरफ जो लिक्विड से गैस में जा रहा होता है, वो वेपराइज हो रहा होता है, तो इसका नाम पड़ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट वो हीट है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये स्पेसिफिक हीट हरगिज़ नहीं है। लेटेंट हीट आपकी वो हीट है जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपकी स्टेट चेंज होती है। जैसे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आइस में से कुछ वाटर पिघल के नीचे चला जाएगा, लेकिन आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। फिर आप आइस को हीट करें, फिर उसमें से कुछ पानी निकल के स्टेट अपनी चेंज करके वाटर बन जाएगा, लेकिन आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 0। जब तक एक छोटा सा टुकड़ा भी आइस का उस पानी के अंदर मौजूद है, उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जब सारी की सारी आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, आइस नहीं करेगी। आइस होती तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। ठीक है जी। तो ये आपकी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेयर द ऑब्जेक्ट इज मेल्टिंग इटसेल्फ ड्यू टू द हीट। तो यहाँ पे आपको हीट की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है, इसका जो फार्मूला है वो क्या बनता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ। कितना मास मेल्ट हुआ है, कितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब कितनी हीट देने पे कितना मास उसका मेल्ट होता है, सिर्फ इसका रिलेशन ये बन जाए। तो अब डेल्टा क्यू के हमारे पास दो फार्मूला आ गए, एक आ गया स्पेसिफिक हीट का और दूसरा आ गया लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट के अंदर डेल्टा टी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें तो। और स्पेसिफिक हीट में डेल्टा टी आता है। लेटेंट हीट का कांस्टेंट जो है वो एच एफ या एच वी है। वेपराइजेशन के लिए एच वी है और फ्यूजन के लिए एच एफ है। और जो स्पेसिफिक हीट है उसका कांस्टेंट सी है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। और ये भी समझना है कि कहाँ पर आपकी स्टेट चेंज हो रही है, कहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से आप फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत अहम बात है। जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने डिफाइन करा, उसी तरह देख लें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाए यूनिट क्या होगी, तो यूनिट बनेगी इसकी एच वी की, क्योंकि होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम के बराबर। ठीक है जी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल पर किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और मे बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों की सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखो, इसने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, जबकि वाटर का नहीं, आइस का होगा, मैंने लिखा है। और वेपराइजेशन वाटर का होगा, ठीक है। वाटर से क्या बन रहा होगा? लिक्विड गैस बन रहा होगा। क्या है? तो वाटर के लिए H2O के लिए।
अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। सर ये मैं किया है, सर ये एम क्या है, ये एम जो है मास है, कितना मास उसका मेल्ट होगा। अगर मैंने आइस ली है, आइस को मैंने हीट दी है, हीट देने से उसका कुछ मास मेल्ट होगा, जो मास मेल्ट हो जाएगा वो एम है, जबकि जो आइस बची हुई है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हीट देने से जो चेंज आ रहा है हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। टेम्परेचर का चेंज आ रहा है तो डेल्टा टी, मास मेल्ट हो रहा है तो कितना मास मेल्ट हो रहा है वो एम। जो न्यूमेरिकल्स इसका है ना कायनात, वो आ सकता है न्यूमेरिकल। मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, वो टेस्ट में आएगा, थ्योरी का टॉपिक तो नहीं आ सकता। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने से पहले आपको एक थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करना होगा अपना। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपका क्या था कि लेट्स सपोज ये आपका एक एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट बी मौजूद है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑब्जेक्ट बी है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद हैं। कहीं बाहर से हीट यहाँ नहीं आ सकती और ना हीट यहाँ से बाहर जा सकती है। ये एक दूसरे को हीट अलबत्ता ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हीट के बारे में हमने पढ़ा है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी हीट है वो ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, और इस तरह हीट का ट्रांसफ़र। ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? ये हीट उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, क्योंकि और तीसरी चीज़ तो कोई मौजूद नहीं है ना, जब तक इनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, जिसको हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मैं कह देता हूँ कि सपोज़ करो T1 है। जो ऑब्जेक्ट बी है इसका टेम्परेचर मैं कह देता हूँ T1 डैश है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताएं फाइनल टेम्परेचर इसका और फाइनल टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा TE, जो कि कहलाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और वो मैं सपोज करें कि कह देता हूँ कितना है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ऑब्जेक्ट ए जो है उसका टेम्परेचर T1 से चेंज हो गया, कितना हो गया TE। और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका टेम्परेचर T1 डैश से चेंज हो गया, कितना हो गया TE। तो अगर यहाँ पर आपसे एक सवाल किया जाए और पूछा जाए बताए डेल्टा टी ए कितना होगा, ए का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, और डेल्टा टी बी, बी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो आप क्या करेंगे? कितना चेंज हुआ, आंसर क्या आएगा? आप डायरेक्ट आंसर बता दें, डेल्टा टी ए कितना आएगा और डेल्टा टी बी कितना आएगा। डेल्टा टी बी 12 आएगा, और डेल्टा टी ए 48 है। अब देखिए माहीन ने कहा कि -48 आएगा। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया है कितना चेंज हुआ है, आप -48 बता रहे हैं, इसका क्या मतलब? -48 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर नेगेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ असल में जो समझाना मकसद था ना माहिन, वो ये था कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा चेंज हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है। उस पॉजिटिव को करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूँ वॉल्यूम के अंदर चेंज आया, तो वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज आया, पहले वॉल्यूम 100 था, फिर वॉल्यूम जो है वो 50 हो गया, तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, 100 से 50 हो गया। लेकिन अगर आप डेल्टा वी निकालेंगे वॉल्यूम का चेंज, तो वो पॉजिटिव ही होगा।
वो इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम क्या ख़त्म हो गया? पॉसिबल ही नहीं। वॉल्यूम का नेगेटिव होना, डिस्टेंस का नेगेटिव होगा। इसी तरह टेम्परेचर अपने यूनिट में तो नेगेटिव हो सकता है, T1 नेगेटिव हो सकता है, T2 नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेल्टा टी का नेगेटिव होना किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। तो जब भी हमें डेल्टा टी निकालना हो तो हमें माइनस करना होगा किसी दो वैल्यूज़ को। हमने बस दिमाग में ये रखना है कि अगर इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है तो इनिशियल को फाइनल से माइनस कर लो, और अगर फाइनल वैल्यू ज़्यादा है तो फाइनल को इनिशियल से माइनस कर लो। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी ए निकालेंगे तो आप करेंगे T1 माइनस टी ई, और अगर आप डेल्टा टी बी निकालेंगे तो आप करेंगे टी ई माइनस T1 डैश। ये चीज़ यहाँ पे समझाना मकसद था, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करवाई थी, ठीक है। अब वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो तो वैसे ही पता चल रहा है ना उसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से। पहले उसका टेम्परेचर 40 था, फिर 52 हो गया, तो पता चल रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। पहले उसका टेम्परेचर 100 था, फिर 52 हो गया, तो ये तो पता चल रहा है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। ये बात तो हमें पता है, लेकिन कितना चेंज आया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज आप सिर्फ एक यूनिट में उसमें बताएंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू में, तो भाई इतना चेंज आया है। इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके बताएंगे कि पहली वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, उससे कंपेयर करके आप बता देंगे, ठीक है। टी ई कैसे फाइंड किया? देखो टी ई मैंने एक इस वक्त अज्यूम किया है, वो बताता है कि टी ई क्या होता है, आपको गिवन होता है। तो ये तो मैंने ऐसे अज्यूम किया, सपोज कर लेंगे 100 कहाँ से आया, 40 कहाँ से आया, ये भी तो अज्यूम ही किया हुआ है। ऐसे टी ई भी मैंने अज्यूम किया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर अगली चीज़ जो है वो है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या हम जानते हैं कि हीट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हीट एनर्जी है और एनर्जी ना ही ज़ाया की जा सकती है ना ही पैदा की जा सकती है, बट वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर बॉडी। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा हीट रखता है, तो वो हीट लॉस करेगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए जो है वो हीट लॉस कर रहा था, तो वो हीट लॉस जो हो रही थी, ये नहीं कि वो ज़ाया हो रही थी, वो हीट गेन हो रही थी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास। तो इसका मतलब जो सेकंड थी वो आपके पास हीट गेन थी। जितनी हीट ए ने लॉस करी होगी उतनी ही हीट बी ने गेन करी होगी। अब उसने हीट लॉस जो करी है, अगर उसने अपना टेम्परेचर चेंज करा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगेगा। और जो हीट गेन हुई है, अगर इसने अपनी हीट गेन करी है और हीट गेन करने पे इसने अपना टेम्परेचर चेंज करा है, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर सपोज करो इसने हीट लॉस करी है, ऑब्जेक्ट ए ने हीट लॉस करी है, ऑब्जेक्ट बी ने हीट गेन तो करी है लेकिन उससे अपनी स्टेट को चेंज करा है, तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फिर आप लेटेंट हीट का फार्मूला लगाएंगे। ये बात भी आपने दिमाग में रखनी है। अब ये भी आप सवाल को पढ़ के समझेंगे कि हीट गेन करने से उसकी स्टेट चेंज हो रही है या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है तो आप फार्मूला लगाएंगे लेटेंट हीट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हीट का फार्मूला लगा रहा है तो एम सी डेल्टा टी लगा दिया दोनों तरफ। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, इसलिए ये न्यूमेरिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हीट लॉस और गेन इवन हम यूज़ कर लें। हम ये यहाँ कंफ्यूज रहता है कि स्पेसिफिक हीट का लगेगा या लेटेंट हीट का। ये भी बच्चा क्लियर कर लेता है तो फिर वो डेल्टा टी पे फंस जाता है कि डेल्टा टी में किसको किससे माइनस करेंगे, इसी सोचता रहता है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। 11.6 आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपसे कह रहा है अ 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक। अगर हम डेटा की बात करें तो आपको उसने क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। कितना मास दिया हुआ? 2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने अभी लिख दिया मास दिया हुआ है और वो है 2 किलोग्राम। इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस वेयर इज टेम्परेचर वॉज 650 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है ये जो आयरन ब्लॉक है इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 650 है। अब ज़रा इन्वायरमेंट को कंसीडर करें, सपोज कर लेते हैं हमारी इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में ये है मेरे पास आयरन ब्लॉक और इसका टेम्परेचर है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अब कहता है एंड प्लेस ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और इसको हमने ले जाके रख दिया एक आइस के ब्लॉक पे। आइस के ब्लॉक पे ले आके रख दिया। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो हीट लॉस करेगा आपका आयरन का ब्लॉक,
आयरन ब्लॉक आपका हीट लॉस कर रहा है, और गेन कौन करेगा? ये आइस का ब्लॉक। जब आयरन का ब्लॉक जो है वो हीट लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, लाजमी सी बात है। आयरन कोई ठंडा होकर वो मेल्ट तो नहीं हो जाता, वेपराइज तो नहीं हो जाता, तो वो अपनी क्या करेगा, वो अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा? जब तक आइस के बराबर इसका टेम्परेचर नहीं हो जाता। अगर बहुत सारी आइस मौजूद है तो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो फिर इस ब्लॉक का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ठंडे इलाकों में जाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर भी इतना ही हो जाता है। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके टेम्परेचर को पूरा चेंज कर लेगा। तो यहाँ इसने कहा है कि इतनी आइस मौजूद है, अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट गिवन बाय द आयरन इज़ यूज टू मेल्ट द आइस। इसका मतलब जितनी भी हीट इसके पास मौजूद थी उस सारी की सारी हीट से आइस जो है वो आपकी मेल्ट हो रही है। तो इसका मतलब इसका 1 डिग्री टेम्परेचर भी जब था तब भी इसका टेम्परेचर जो है वो हीट जो दे रहा था वो आइस को दे रहा था। तो उसका टेम्परेचर जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता ये हीट प्रोवाइड करता रहेगा। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, अब थोड़ी ना ये हीट दे रहा होगा। तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो अगर 650 था, तो आइस के ब्लॉक की वजह से इसका फाइनल टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो आइस में रख दिया गया। अब इसका फाइनल टेम्परेचर ज़ीरो ही होगा। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं सिचुएशन की, सिचुएशन के एतबार से आप देख सकते हैं कि जो आयरन ब्लॉक है ये अपने टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, और जो आइस ब्लॉक है ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। ये किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो आपसे कहता है हाउ मच आइस इज़ मेल्ट, यानी कि ये बताएं कितनी आइस जो है मास के हिसाब से मेल्ट हुई होगी। तो इसको मैं कह देता हूँ m1, और जितनी आइस मेल्ट हुई होगी उसको मैं कह देता हूँ m2। ठीक है जी। इन्होंने हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे तो नहीं दी, लेकिन पेपर में आपको ये वैल्यू गिवन होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आयरन का जो स्पेसिफिक हीट है C1 कह देता हूँ उसे, क्योंकि 1 हमने यूज़ करा है आयरन के लिए, वो है 499.8 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और जो स्पेसिफिक जो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस का HF, वो है आपका 33600 जूल पर केल्विन। ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू है जो पेपर में आपको देगा। तो इतने हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाया है? डेटा बनाया है कि आपका डेटा किस तरह बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? डेटा किस तरह बना है, हीट कौन लॉस कर रहा है, हीट कौन गेन कर रहा है, किसका मास m1 है, किसका मास m2 है, कहाँ पर स्पेसिफिक हीट आ रही है, कहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों आ रहा है, स्पेसिफिक हीट क्यों आ रही है, रीज़न वगैरह सब क्लियर। तो अब चलते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन क्या है कि हीट लॉस जो हो रही है कौन कर रहा है? आयरन। यहाँ लिख के देता हूँ, वो बराबर होगी किसके? हीट गेन बाय आइस, जो आइस हीट गेन कर रही है। आयरन जो हीट लॉस कर रहा है वो अपना टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, ये भी लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें। और आइस जो हीट गेन कर रही है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। तो एक साइड के ऊपर स्टेट चेंज होने का फार्मूला लगेगा, तो दूसरी साइड के ऊपर टेम्परेचर चेंज होने का। तो यहाँ पर लगेगा स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, डेल्टा क्यू, यहाँ पर भी है, और डेल्टा क्यू यहाँ पर भी। ये डेल्टा क्यू वन है पहले ऑब्जेक्ट के लिए, ये डेल्टा क्यू है, क्यू टू है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो एम सी डेल्टा टी लगेगा, m1 लेंगे, C1 लेंगे। और यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो एम एच एफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? स्टेट चेंज हो रही है। और यहाँ पर मास लेंगे m2 जो कि आइस का। यही मास कैलकुलेट करना है, हाउ मच आइस इज मेल्ट, m2 रिक्वायर्ड। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? m2 के लिए इसको अरेंज कर लेते हैं। m2 इज इक्वल टू m1 C1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय HF। HF से इसे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ज़रा कैलकुलेटर के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है।
कंप्यूटर शेयर होगा सबको? सबसे पहले M1 कितना है? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम था, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय C1 कितना है? 499.8, इसकी जगह 499.8 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी, वो बेवकूफ़ होंगे लोग जो -650 करेंगे। जो अक्लमंद होंगे उनको मालूम है कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 650 को माइनस करेंगे, जीरो से आंसर क्या आ जाएगा? 650, तो उसकी जगह रख दिया 650। ठीक है जी। तो 650, ये तो आपने ऊपर वाला पूरा सॉल्व कर लिया, इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ गया। महानूर ने तो जवाब भी दे दिया, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो एच एफ से डिवाइड करेंगे। एच एफ कितना है? 336, 3 0 1 2 3 इक्वल्स टू, और ये आपका आ गया 1.93। क्लियर है? सवेरा की भी सुबह हो गई, आंसर दे दिया 1.93। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेरीफाई कर लीजिए। डेटा, कंडीशन, फार्मूला, कैलकुलेशन, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें। फिर अगला न्यूमेरिकल जो है वो मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊँगा। ऑल दो कि उसकी कंडीशन और सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर लूँगा, फिर आखिर में जो कैलकुलेशन का वर्क होगा वो सब आप करेंगे। ठीक है जी, तो उसको अच्छी तरह देख लेंगे, मसला मसाले के कुछ। पहले वाले केस में हम माइनस करेंगे टी ई को T1 डैश से, क्योंकि टी ई ज़्यादा है और T1 डैश जो कि कॉपर का टेम्परेचर है वो कम है। दूसरे वाले में भी यही होगा, टी ई T1 डैश। नीचे क्या करेंगे? माइनस। T1 माइनस टी, सिम्बल्स को नाम दिया हुआ है तो हम उस हिसाब से देंगे। अब अगले स्टेप में आपने इन तमाम की वैल्यूज रखनी है, तरीके से सॉल्व करना है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करना, दोनों को जमा करना, जो जवाब है इस पूरे वाले को सॉल्व करना और उससे डिवाइड करना। तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, अलग अलग टुकड़ों में करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसे सॉल्व करें और उसके बाद बताएं आंसर क्या है। डेटा शो कर दें, डेटा ये
ये आपकी 5 ईयर का सवाल है, कुछ 2011 में जो आया था। इसमें आपसे कहते हैं 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, उसमें 50 ग्राम ऑफ पीस था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया था, इसमें 200 ग्राम है, 150 तक हीट किया गया। एंड दैट ड्रॉप इनटू एल्युमिनियम कैलोरीमीटर, एल्युमिनियम के कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया। वो कॉपर के कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया था या एल्युमिनियम के किया है? कहते हैं जिसका मास 500 ग्राम है उसका मास 400 ग्राम था, इसका 500 ग्राम है। कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर, वो भी 400 ग्राम वाटर था, इसमें 500 ग्राम है। दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यहाँ इसने चेंजिंग करी है। क्या चेंजिंग करी है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको गिवन था, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको गिवन था। यहाँ पर इसने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपसे मांगा है, बस ये फ़र्क है। अब अगर क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपसे मांगा है तो स्पेसिफिक हीट तो फिर इसको देनी होगी ना, तो इसीलिए इसने सबकी स्पेसिफिक हीट दे दी। देखो ये इसने स्पेसिफिक हीट दे दी मेटल की, ये इसने स्पेसिफिक हीट दे दी वाटर की, और ये इसने स्पेसिफिक हीट दे दी। तो इसका मतलब इस बार इसने स्पेसिफिक हीट आपको दे के आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मांगा है। तो जो फाइनल इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी उसको हमें अरेंज करना होगा। पहले आप इसका डाटा बना लें, ये न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है, न्यूमेरिकल नंबर 9। आराम से इसका डाटा बनाएं और डाटा बना के मुझे बताएं। जब डाटा बन जाता है तो फिर मैं आपको इसके फार्मूले की तरफ लेके जाऊँगा कि फार्मूला किस तरह इसका अरेंज होगा। फाइनली टी ई को किस तरह सेपरेट करेंगे ये आपने देखना है। 208 तो नहीं आ रहा। ज़्यादातर बच्चों ने जो आंसर बताया वो है 1183.48। चेक करो अपना आंसर, चेक करो सही नहीं। ये करने के बाद इसका जल्दी से डेटा बनाए, जो आपने आपके सामने न्यूमेरिकल दिया इसका डेटा बनाए। टाइम कम है, फिर इसके फार्मूले की